नमस्कार, स्वागत है आज सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज 21 मई की कुछ करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन समझें उससे पहले समझ लीजिएगा कि मैंने जब तक जो छूटी हुई करंट अफेयर है उसकी बाकायदा पीडीएफ आप सबके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आप उसी से पढ़िएगा। फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद निर्माण करने का निर्णय लिया है, ठीक है। यानी कि राज्य में एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अब जल्द स्थापित हो जाएगी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल उन अभी राज्यों में से एक था जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फिलहाल विधान परिषद की, आगे ना बढ़ूं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो विधान परिषद के निर्माण के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 169 है, यानी कि 169 आर्टिकल कहता है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना करी जा सकती है। अगर मैं भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो भारत में वर्तमान में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या स्थित है? विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है हमारा यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है हमारा आंध्र प्रदेश, पांचवा है कर्नाटका और महाराष्ट्र। यानी कि कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्तमान में स्थापित है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पूरी तरीके से, अगर आपको याद हो ठीक ठाक, तो जब तक जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था तो जम्मू कश्मीर में भी क्या था? आपका विधान परिषद था। अन्य राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर को अभी फिलहाल मैं छोड़ देता हूं, जम्मू कश्मीर में अब तो कुछ ऐसा रहा नहीं, खैर। तो एक तो अभी अभी आपने पढ़ा क्या कि वेस्ट बंगाल चर्चा का विषय बना रखा है। दूसरा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं कि वेस्ट बंगाल से ठीक नीचे एक और राज्य है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने भी अध्ययन करने के लिए बाकायदा अपने व्यक्तियों को कर्नाटका भेजा था कि आप अध्ययन करिएगा किस तरीके से विधान परिषद की संरचना होती है, किस तरीके से काम करते हैं। सारा ढांचा विधान परिषद के लिए इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा ने भी निर्णय लिया था। यानी कि अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो 8 ऐसी विधान परिषदें राज्य में, देश में हो जाएंगी। खैर, विधान परिषद के बारे में एक आर्टिकल मैं आपको और समझाता हूं कि आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद में जो टोटल विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के एक विधानसभा, माफी चाहूंगा, विधानसभा का 1/3 सदस्य कहाँ हो सकता है? अधिकतम वो हो सकता है विधान परिषद में, ठीक है। और अगर आपसे न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूनतम हो सकते हैं 40। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूं यहीं की, पश्चिम बंगाल के ही। आप सबको पता है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब 294 का 1/3 अगर निकालने बैठोगे तो यानी कि 1/3 इसके कौन हो सकते हैं? अधिकतम कहाँ पर? विधान परिषद में इसके इसके 1/3 बैठ सकते हैं विधान परिषद में, राइट। और न्यूनतम जो संख्या होगी वो होगी 40। अब जो ये सदस्य आते हैं यानी कि 1/3 सदस्य होंगे 294 के, वो कहाँ कहाँ से आते हैं विधान परिषद में, तो उसके बारे में समझ लीजिएगा। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें से 1/12 भाग जो होता है वो ग्रेजुएट्स का होता है, यानी कि जो शैक्षिक तौर पर जो स्नातक करके आए होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो एमएलसी के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन जो होते हैं, उनमें से ग्रेजुएट्स के वोट मांगे जाते हैं। तो 1/12 भाग किसका होता है? ग्रेजुएट्स का। टीचर का भी 1/12 होता है। लोकल अथॉरिटीज़ लाइक जो नगर पालिका, नगर निगम, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनका एक थर्ड। असेंबली मेंबर, ठीक है, जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका 1/3 मत अनिवार्य होता है इनमें से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी सी बातें हैं, कहाँ कहाँ से इनके मत काउंट होते हैं, ये जरूरी पॉइंट थे, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। सीटों की संख्या बताई। टीएमसी वर्तमान में यहाँ पे सरकार बना चुकी है पश्चिम बंगाल में। जगदीश धनखड़ वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल महोदय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में यूनेस्को ने 6 संभावित स्थलों को सूचीबद्ध किया है। संभावित वो होते हैं जिनको अभी जगह देनी शेष है, जगह पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। तो 6 स्थल कौन ऐसे ऐसे हैं, तो उनके बारे में एक एक करके देख लीजिएगा। पहला तो है सतपुरा टाइगर रिजर्व। अगर आपको ध्यान हो सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व। आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ वाराणसी, यानी कि जो गंगा घाट है वाराणसी के, उनको तवज्जो दी गई है। और तीसरा है हीरे बैकल मेगालिथिक साइट। ये बेसिकली साइट है कर्नाटक में, ठीक है। ये मेगालिथिक जो साइट है ये पूरी तरीके से कर्नाटका में है। चौथी साइट अगर मैं बात करता हूँ तो चौथी साइट है सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। यानी कि जो महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला है, जो भी मराठा वो लोग यूज करते थे, सैन्य वास्तुकला, जो भी सैन्य से जुड़ी हुई वेशभूषाएं थी, उनके ऊपर बाकायदा उनको संरक्षित करने की बात करी गई है। पांचवा है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट नर्मदा घाटी के बीच में एक बाकायदा एक कहीं ना कहीं एक घाट पड़ता है, उसका नाम है लमेटा घाट, ठीक है। लमेटा घाट, जो भेड़ा घाट नर्मदा नदी घाटी है उसी में ही पाया जाता है, जो कि जबलपुर के समीप है, ये भी मध्य प्रदेश में ही आएगा। और टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, यानी कांचीपुरम के मंदिर। ये 6 ऐसे स्थल होंगे जो कि संभावित सूची में आएंगे। एक बात ध्यान रखना वर्तमान में कि ऐसे संभावित स्थलों की संख्या टोटल वर्तमान में 48 है, ठीक है। इंडिया में ऐसे संभावित स्थलों की संख्या जो है वो है 48। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में कि भारत के कितने ऐसे स्थल हैं
जो कि सांस्कृतिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से और मिश्रित रूप से जो साइट हैं वर्तमान में यूनेस्को के रूप में, यूनेस्को की लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिलहाल जो नई 6 संभावित स्थल थे वो मैंने नीचे में ये मेंशन करके रखे हुए हैं, इनको एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पोर्ट सिटी बिल को संविधान के साथ में असंगत बताया है। अभी पोर्ट सिटी बिल क्या है इसको जरा समझिएगा, ध्यान से समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा क्या है क्या नहीं है। आपने श्रीलंका का मैप तो आराम से देखा ही होगा, और श्रीलंका में एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या, कि श्रीलंका में अगर इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आपका पड़ता है इंडिया, ठीक है। और ये जो आपको सिटी दिखाई दे रही है, ये वाली सिटी, ये सिटी है कोलंबो, ठीक है। कोलंबो के बाहर ही एक सिटी बनाने की बात करी जा रही है, उस सिटी का नाम है पोर्ट सिटी, यानी कि कोलंबो पोर्ट सिटी। अब कोलंबो पोर्ट सिटी के निर्माण के लिए अभी हाल ही में नेपाल के भीतर भीषण विरोध शुरू हो गए हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा मैं आपको पूरा बताता हूँ। इससे पहले अभी हाल ही में यहाँ के चीन के जो विदेश मंत्री थे, माफ़ी चाहूँगा, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर यात्रा पर थे, और उन्होंने उनसे एक बात करी गई कि दुबई और सिंगापुर की तरीके से ही क्यों ना मैं आपके यहाँ पर श्रीलंका में भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स वगैरह स्थापित कर दूँ, जिससे कि यहाँ का पर्यटन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करिएगा, महिंद्रा राजपक्षे जी ने कहा ऐसा करिएगा कि वर्तमान में ऐसी ज़मीन तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, कोलंबो के भीतर ऐसा निर्माण करने के नहीं दे पाएंगे। आप ऐसा करिए, कोलंबो के जो बाहर की भूमि है ये आप आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि इसे निर्माण किया गया अलग से, ये कोलंबो का हिस्सा नहीं था, ये अलग से निर्माण किया गया। ये जो भूमि आप देख पा रहे होंगे रेत की बालू जैसी, इसको निर्माण किया गया। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन लागू ये होती है कि यहाँ पर जो भी व्यापारिक कंपनियाँ आएंगी, जो भी व्यापार संबंधित मसले होंगे, इनका व्यापार या तो डॉलर में होगा या तो चीन की करेंसी, ठीक है, युआन में होगा। इन दो करेंसियों में ही वर्तमान में व्यापार हो पाएगा। तो यहाँ के जो लोग थे श्रीलंका के, इनको लगा कि ये क्या, ये तो पूरी तरीके से बेचे देने वाली बातें हो गई ना। ऐसे ही उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, आपने एक पढ़ा होगा हम्बन टोटा। हम्बन टोटा एक बंदरगाह था जिसे 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है चाइना ने। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्वेस्ट किया चाइना ने, उसके बाद इसका ऋण जो था श्रीलंका वाले चुका नहीं पाए और 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है, ठीक है। ठीक ऐसे ही श्रीलंका में फिर से भारी विरोध हुआ। विरोध के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पोर्ट सिटी बिल था, ये जो इसका निर्माण की बात थी, इसको क्या किया है, असंगत बताया हुआ है। तो बात को समझ में आ गया कि किसको असंगत करने की बात करी जा रही है। तो ये जो पोर्ट सिटी बिल था, इसे असंगत करार दे दिया गया है वर्तमान में। तो ये बात बहुत आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोलंबो पोर्ट सिटी बिल क्या है क्या नहीं है, और किस तरीके से वहाँ पे वर्तमान में बातें चल रही हैं, और कौन सा ऐसा देश है जो सिंगापुर और दुबई जैसी वहाँ पर बस अपने मुंगेरी डाल के दिखा रहा है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि हाल ही में नारदा स्टिंग ऑपरेशन के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इनमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें से 2 नवनियुक्त मंत्री भी थे, यानी कि जो नई नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, विधानसभा के जो इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, उनमें से 2 मंत्री जी भी थे जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। तो क्या है ये मामला, पूरा समझिएगा। ये 5 साल पुराना घोटाला है, जिसमें हाल ही में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है इसके चक्कर में। क्या है? तो यह एक स्टिंग ऑपरेशन था जो कि नारद न्यूज पोर्टल के पत्रकार के द्वारा किया गया था क्या, इसमें कंपनी के जो प्रतिनिधियों से कथित तौर पर पैसा लेते नजर आए थे टीएमसी नेता, यानी कि टीएमसी के जो नेतागण थे, वो सीधे तौर पर एक वीडियो क्लिप के माध्यम से कैप्चर हो गए थे, और उन्होंने बाकायदा वीडियो के माध्यम से देखा गया कि ये पैसा लेते हैं अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। हालांकि नेताओं में अक्सर ही सब चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। तो इस मसले को एक बार और आप समझ लीजिएगा क्या, कि बिटवीन 2014 एंड 2016 फाउंडर ऑफ द नारदा न्यूज़ मैथ्यू सैमुअल कंडक्टेड ए स्ट्रिंग ऑपरेशन, यानी कि मैथ्यू जो सैमुअल थे, जो कि फाउंडर थे किसके, नारदा न्यूज़ के, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 12 टीएमसी लीडर और एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ये सब चीज़ें अलीगल रूप से इन्हें देखा गया कि पैसा वगैरह लेते थे, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके ऊपर अभी हाल ही में सीबीआई ने बाकायदा जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से दो नेता ऐसे थे जो कि बाकायदा मंत्री पद पर भी काबिज वर्तमान में थे। तो टीएमसी जो दीदी थी, पहुंच गई सीबीआई ऑफिस, उन्होंने कहा ऐसा है, हमें भी गिरफ्तार करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माना जा सकता है। अभी हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी यही कह दिया कि देखिए, राजनीति अपनी तरफ है और कुछ कानूनी गतिविधियां अपनी तरफ हैं। अभी हाल ही में दीदी ने क्या किया था, जो सीबीआई थी उसे राज्य से घुसने से भीतर भी मना कर दिया था, तो बहुत हो हल्ला हुआ। खैर, अब सीबीआई के पास एक रास्ता ये हो सकता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और बाकायदा वहाँ से अथॉरिटीज़ लेकर के आगे फिर से नेपाल में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में काम करना शुरू करे। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन वर्तमान में जो चर्चा का विषय बना, क्या है और क्या नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और क्यों टीएमसी की जो दीदी हैं उनकी नींद वर्तमान में खराब हो चुकी है। खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में ईरान ने अपना घरेलू सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग का निर्माण कर लिया है। देखिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको
कि अभी हाल ही में ईरान ने क्या किया है, भारत के साथ में एक टेंडर था इससे पहले गैस पाइपलाइन का, और वो इतना टेंडर पुराना था, उस मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था फरजाद। हालांकि मैंने आपको PDF जो भेजी है उसमें है, अवेलेबल है, देख लीजिएगा। फरजाद बी गैस फील्ड, फरजाद बी गैस फील्ड यानी बी ब्लॉक है उसका फील्ड, ईरान का ही है। मैं आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्तमान में, वरना मैं इसके आगे बढ़ जाता। था क्या कि यहाँ पर ONGC जो भारत की कंपनी है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो वर्तमान में हमारी है, वो 2002 से यहाँ पर काम कर रही थी, और उसने बताया कि यहाँ पर 651 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, 651 बिलियन क्यूबिक गैस मीटर गैस वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित है इस फरजाद गैस फील्ड के ऊपर। और भाई साहब इतना पैसा लगाया, सारी चीज़ें की 2002 के बाद से हैं, और उसके बाद अभी क्या हुआ, ईरान ने कहा कि इसे हम स्वयं निर्माण करेंगे। अब हम आपकी कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं निर्माण कर लेंगे। तो भारत को बाकायदा भीषण नुकसान देखने को मिला है। भारत के पास वर्तमान में एक ही चीज़ है जो ईरान में है, वो है चाबहार पोर्ट। ठीक, खैर, तो जो सीमुर का निर्माण किया है, और ये सारी अंत में उछल क्यों रहा है, क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर हाथ रख दिया है। चाइना ने कहा है कि हम आपके साथ में, आप क्यों परेशान होते हैं। खैर, तो ध्यान रखिएगा, इस कंप्यूटर का नाम जो सीमुर रखा गया सुपर कंप्यूटर का, ये एक कहीं ना कहीं एक पक्षी है, उसके ऊपर रखा गया है, और जिसकी क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, एक्चुअली छोड़ने क्या जा रहा हूँ, कि सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है वो नापी जाती है पेटाफ्लॉप में। ध्यान रखना, ये बात क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सीमुर किसका सुपर कंप्यूटर है, ईरान का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में P विजयन ने अभी हाल ही में शपथ ले ली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला में आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना तो आप सब कर ही सकते हैं कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, आप बताइएगा नीचे। ठीक है, तो ये वर्तमान में P विजयन दोबारा कार्यकाल इनका होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2016 में शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री की। ये दूसरा कार्यकाल इनका है P विजयन का, और इन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी ने शपथ दिलवाई है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केरल से ही मैं आपको बता दूं, एक जो तूफान था, सबसे पहले केरल ही वो राज्य था जिसने ताउते के लिए सबसे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इमरजेंसी तो नहीं कह सकता, स्टेट इमरजेंसी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये सबसे पहले चेतावनी केरला सरकार ने ही दी थी कि मछुआरे लोग कृपया आप तट छोड़ दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि INS राजपूत को 21 मई को सेना से डिकमीशन किया जाएगा। ये है INS राजपूत, जिसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। INS राजपूत, इसके बारे में समझ लीजिएगा कि इसने 41 वर्षों तक सेवा दी है। ऐसे समझिएगा कि INS राजपूत जो था, कमीशन ऑन 4 मई 1980 यानी कि 4 मई 1980 में से सेना में कमीशन किया गया था। बाकायदा इसने बहुत सारे लीडिंग काम किए, और इसे सोवियत संघ से लिया गया था। यानी कि सोवियत संघ से जब बाकायदा लिया गया तो इसका नाम भी कुछ दूसरा था। इसका रूसी नाम जो था वो नाम था नादेजनी। नादेजनी, इसका रूसी नाम था नादेजनी। और इसे जो ये नया वाला है, इससे पहले भी ये था, ये पुराना वाला का डिकमीशन किया गया था 1973 में। इसे लिया गया था 1949 को। ये कहीं ना कहीं सकते हैं राजपूत द्वितीय, लेकिन लिखना मत कहीं पर भी, समझ ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। आपसे संभवतः ये जरूर पूछा सकता है कि क्या इससे पहले भी राजपूत था। हाँ बिल्कुल था, राजपूत था। इससे पहले भी 1973 में से डिकमीशन किया गया, और उसके करीब 7 वर्षों बाद 1980 में कमीशन किया गया दोबारा। तो ये रूसी नाम था नादेजनी, और इसे विशाखापत्तनम से 21 तारीख को यानी कि आज क्या किया जाएगा, डिकमीशन किया जाएगा। इसका आदर्श वाक्य था, ध्यान रखना, राज करेगा राजपूत। तो ये राज करेगा राजपूत इसका आदर्श वाक्य था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। था क्या, तो इसे 1997 से मनाया जा रहा है। 1997 में एक सबमिट रखी गई, उसमें कहा गया कि एड्स की वैक्सीन निर्माण करने के लिए काम करिएगा। हालांकि अब तक सक्षम नहीं है इस चीज़ को लेकर के, एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, ध्यान रखना। तो इसी के निर्माण के लिए हर साल एक दिन आयोजित किया जाता है 18 मई को, विश्व एड्स वैश्विक दिवस। इसकी जो थीम है अब की बार की ग्लोबल सॉलिडेरिटी, ध्यान रखना, लिख लेना, ग्लोबल सॉलिडेरिटी वर्तमान में इस बार की थीम रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।